While Umberto Eco, जिनका इंटरव्यू लिया जाएगा, he is a professor at University of Bologna. See the spelling and the pronunciation. उच्चारण है बोलोना, G silent है. And Bologna is in Italy. He has already acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas. Formidable मतलब बहुत मजबूत, बहुत विशाल स्तर पर, बहुत ज़्यादा. फॉर्मिडेबल रेपुटेशन, टू एक्वायर मतलब प्राप्त होना, पाना. मिस्टर इको हैज ऑलरेडी एक्वायर्ड, उन्होंने ऑलरेडी बहुत प्रसिद्धि पाली है. फॉर्मिडेबल रेपुटेशन, रेपुटेशन मतलब प्रसिद्धि पाली है. एज ए स्कॉलर, स्कॉलर माने विद्वान. किस चीज के स्कॉलर? फॉर हिज आइडियाज ऑन सेमियोटिक्स. Semiotics is a new subject. It means the study of science. Science मतलब SIGN, चिन्ह, चिन्हों का अध्ययन. This is a new subject for you all. In India, probably we may not have this particular subject at all. It is not science, SINC, science नहीं है, ये science है, चिन्ह. Sign language, चिन्हों से बात करना. तो चिन्हों का भी अपना विज्ञान होता है जिसका अध्ययन इन्होंने किया है. आइडिया ऑन, एंड द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉल्ड सेमियोटिक्स, स्टडी ऑफ साइन. ही इज ऑल्सो फेमस फॉर लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, साहित्यिक व्याख्या. साहित्य संबंधी व्याख्या के लिए भी बहुत प्रसिद्ध हैं. टू इंटरप्रेट मतलब व्याख्या करना, समझना. साहित्य की जो पंक्तियां लिखी गई हैं उसके गहराई पे जाकर उनके असली मीनिंग पर जाने की कोशिश करना, ये काम मिस्टर अम्बर्टो करते थे. और उसके लिए बहुत प्रसिद्धि भी पाई कि कोई सी पंक्ति क्यों लिखी गई है, इसके पीछे क्या तथ्य है. लिटरेरी इंटरप्रिटेशन. एंड ऑल्सो ही इज फेमस फॉर मेडिवल एस्थेटिक बिफोर ही टर्न इनटू समथिंग एल्स. और वो इसलिए भी प्रसिद्ध हैं कि वो मध्यकालीन एस्थेटिक्स, सुंदरता, मध्यकाल के सुंदरता की जो कला है उसका इन्होंने गहन अध्ययन किया है. एस्थेटिक्स मतलब सुंदरता. मेडिवल मीन्स मध्यकाल. मॉडर्न मतलब आधुनिक काल. एंशियंट मतलब प्राचीन काल. मेडिवल हिस्ट्री मतलब मध्यकाल का भारत. तो ही इज ऑलरेडी फेमस, फॉर्मिडेबल रेपुटेशन, बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि पा चुके हैं पहले से ही. इंटरव्यू के देने के समय तक वे वैसे ही बहुत प्रसिद्ध हो गए थे इन 3 कारणों से. फॉर द स्टडी ऑफ साइंस, सेमियोटिक्स, फॉर लिटरेरी इंटरप्रिटेशन एंड फॉर मेडिवल एस्थेटिक्स. और उसके बाद और उनकी प्रसिद्धि बढ़ी when he turned to writing fiction. fiction माने उपन्यास, नॉवेल्स. इसके बाद उनकी प्रसिद्धि और बढ़ गई जब वो नॉवेल लिखने लगे. अर्थात नॉवेल लिखने का काम उन्होंने बाद में किया, उससे पहले ही वो प्रसिद्ध हो चुके थे. और नॉवेल के बारे में उन्होंने क्या कहा है? आई एम ए प्रोफेसर हु राइट नॉवेल ऑन संडेज. मैं जब फुर्सत रहती है तब मैं नॉवेल लिखता हूँ, बाकी समय अपना काम करता हूँ. संडे इज हॉलीडे, छुट्टियों के दिन मैं अपना उपन्यास लिख देता हूँ. मतलब बड़ा हल्का काम वो मानते हैं नॉवेल लिखना. आप समझ सकते हैं, दिस मैन मस्ट बी ग्रेट पर्सनालिटी, मास्टर इन डिफरेंट फील्ड. चिन्हों का विज्ञान, उस पे मास्टर हैं. उसके अलावा लिटरेरी इंटरप्रिटेशन के मास्टर हैं. उसके बाद फिर मेडिवल एस्थेटिक्स पर उनका गहन पकड़ है और बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे. फॉर्मिडेबल रेपुटेशन. और उसके बाद वो नॉवेल लिखना शुरू करते हैं और फिर उससे उनकी प्रसिद्धि में 4 चांद लग जाता है. ही टर्न इनटू राइटिंग फिक्शन, लिटरेरी फिक्शन,
academic text, essays, children's books, newspaper article. So many things he writes. मतलब लिखने में भी वो केवल उपन्यास नहीं लिख रहे थे, बच्चों के लिए भी लिख रहे थे, समाचार पत्रों के लिए भी लिख रहे थे, निबंध लिख रहे थे, न्यूज़पेपर आर्टिकल लिख रहे थे. ये सब के लिए अलग अलग तरीके से लिखना होता है. You have to write in a different way for these different things. And he was excellent in writing them. So what I mean is, he became already very famous before he started writing. As a writer, he became much more famous. And as a writer, he wrote for many things. Very wide-ranging. His written output is staggeringly large and wide-ranging. Written output तो आप जानते हैं, जो मिलता है. कंप्यूटर में हमने कुछ लिखा, वो इनपुट होता है, और उसके बाद स्क्रीन पे जो दिखाई देता है वो आउटपुट होता है. हमारे लिखने से जो दिखाई दिया वो आउटपुट, हमारे प्रयास से जो परिणाम होता है वो आउटपुट. तो उनका जो साहित्य में जो आउटपुट है, लिखने में जो आउटपुट है, वो भी बड़ा विशाल है. स्टैगरिंगली लार्ज. स्टैगरिंगली लार्ज मतलब अत्यधिक विशाल, अत्यधिक विशाल है और वाइड रेंजिंग है. विभिन्न पहलुओं पर उन्होंने लिखा है, विभिन्न चीज़ों पर लिखा है. उपन्यास भी लिखे हैं, आर्टिकल भी लिखे हैं, बच्चों के लिए भी लिखा है, निबंध भी लिखा है, और न जाने क्या क्या लिखा है. लोग 2 नॉवेल लिखकर रुक जाते हैं. एक नॉवेल लिखना दूभर होता है. यहाँ हियर इज अम्बर्टो, मिस्टर अम्बर्टो, राइटिंग एंड नॉट राइटिंग फॉर वन थिंग, not writing in one style. He is equally good at writing in different styles. Wide-ranging and staggeringly large. In 1980, he acquired the equivalent of intellectual superstardom. 1980 में बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक, स्टारडम मतलब सुपर स्टारडम, बहुत ज़्यादा महानता. बहुत ही ज़्यादा महानता को कहते हैं सुपर स्टारडम. स्टारडम स्वयं में बहुत बड़ा है. यदि हम बॉलीवुड की बात करें तो शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, दे हैव रीच्ड द स्टारडम. अमिताभ बच्चन probably has reached the level of superstardom. इन लोगों से और ऊपर है. So Umberto became famous, so much famous for writing that he acquired superstardom. पहले ही इतने फेमस थे, अब लिखने में तो superstardom आ गया. In 1980, when he wrote a book called The Name of the Roses. The Name of the Roses, ये पुस्तक का नाम है. जब वो किताब इन्होंने लिखी और पब्लिश हुई तो बाज़ार में उसकी 10 मिलियन कॉपीज़ बिकी. 10 मिलियन, कैन यू अंडरस्टैंड सच ए बिग नंबर. और वो भी उस व्यक्ति का जो विभिन्न फील्ड में लिखता था. सो दिस इज़ फेमस अबाउट उनो उम्बर्टो. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस मैन थ्रू एन इंटरव्यू. He will be interviewed by somebody, and let us see what he replies to those questions asked by Mr. Mukund. Imagine a person like Mr. Umberto, one of the greatest personalities. उनका इंटरव्यू लेने वाले के बारे में भी सोचिए. When you are going to take interview of someone very big, you also have to prepare yourself properly. You have to prepare your questions properly. एक बहुत बड़ा काम हो जाता है. You can understand कि Mr. Mukund Padmanabhan must have done good groundwork before he started interview with Mr. Umberto. Let us see what he asks and let's see what his answer is. Mr. Mukund's first question. The English novelist and academic David Lodge
once remarked. Once मतलब एक बार प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार और विद्वान मिस्टर डेविड लॉज ने कहा था, क्या कहा था? आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल दिस एज ही डस. मुझे समझ में नहीं आता कि एक आदमी कैसे इतने सारे काम कर देता है जैसे ये करता है. एक आदमी कैसे इतने सारे काम कर सकता है जैसा कि ये करता है. ये मतलब कौन? इको अम्बर्टो के बारे में मिस्टर डेविड लॉज का कमेंट देखिए कि आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आता, हाउ ही कैन डू सो मेनी थिंग्स, हाउ वन पर्सन कैन डू सो मेनी थिंग्स एज ही डज. तो मुकुंद ने कहा कि भाई आपके बारे में ऐसा रिमार्क दिया है किसी ने, डेविड लॉज ने, आपका क्या कहना है? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस रिमार्क? मिस्टर अम्बर्टो, he says, maybe I give the impression of doing many things. Maybe मतलब हो सकता है. Impression माने प्रभाव, फीलिंग, अनुभूति. हो सकता है मैं बहुत से काम करने की फीलिंग आपको देता हूं. हो सकता है मेरे काम से आपको लगता होगा मैं बहुत सारे काम करता हूं. हो सकता है आप लोगों को लगता होगा कि मैं कितने सारे काम करता हूं. बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड, लेकिन अंत में मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूं, पूरी तरह से संतुष्ट हूं, ये कहते हुए कि आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग, कि मैं हमेशा वही काम करता हूं. आप बोलते हो इतने सारे काम करते हैं. डेविड लॉज ने जो कमेंट किया है, इतने सारे काम करते हैं, कैसे करते हैं भगवान जाने. और आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि इस पर क्या कहना है आपका, तो मेरा तो कहना यह है कि मेरे काम से आपको लगता होगा कि मैं बहुत सारे काम करता हूं, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो, इन द एंड मतलब अंत में, या कुल मिलाकर देखें तो, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कुल मिला के देखें तो ये पुस्तक अच्छी है. इन द एंड आई एम कन्विंस्ड, मैं संतुष्ट हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है दैट आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग, कि मैं वही काम कर रहा हूं. जब ये जवाब आया तो मुकुंद तुरंत पूछते हैं वो कौन सा काम कर रहे हैं, विच इज. यहां तो एक और आपके बारे में बोलते हैं आप बहुत सारे काम करते हैं, और आप कह रहे हो मैं वही काम करता हूं. तो बताइए कौन सा वो काम करते हैं, विच इज दैट वर्क. अम्बर्टो इको सेज, नाउ दैट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन. ये कहना ज्यादा कठिन है. अब ये कहना थोड़ा ज्यादा कठिन है कि मैं वो कौन सा काम करता हूं. आई हैव सम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट. मेरा कुछ रुचि, मेरी जो है वो कुछ दर्शन शास्त्र में है. फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट, फिलोसॉफी मतलब समझते हैं ना, दर्शन. एंड आई परसू देम. टू परसू मतलब पीछा करना, पीछे पीछे जाना. PURSUE, फॉलो करना. आई परसू इट. परसू उच्चारण भी देख लीजिएगा. आई हैव सम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट. इंटरेस्ट मतलब रुचि, और इंटरेस्ट मतलब ब्याज भी होता है. बैंक से आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है? 8%. वहां मीनिंग क्या है? ब्याज. और यहां इंटरेस्ट का मतलब है रुचि. तो ये कहते हैं अम्बर्टो कि मेरा तो इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, मेरे लिए कहना कठिन है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि आई हैव सम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट एंड आई परसू देम. मेरा कुछ फिलॉसफी में कुछ इंटरेस्ट है और मैं फिलॉसफी को के पीछे जाता हूँ. चाहे वो मेरी एकेडमिक वर्क हो, नॉवेल्स हों,
कुछ भी चीज़ हो आप पाएंगे, इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस। मेरी जो पुस्तकें बच्चों के लिए भी लिखी गई हैं, बच्चों की किताबों में भी मैं अहिंसा की बात करता हूँ। नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। बच्चों की पुस्तकों में भी मैं पीस की बात करता हूँ, विश्व शांति की बात करता हूँ। तो सब जगह मैं एक ही बात करता हूँ। यू सी द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट, वही बातें एथिकल उचित और दर्शन संबंधी बातें मैं करता रहता हूँ, क्योंकि उसमें मेरी रुचि है। चाहे मैं लिखूं या पढ़ूं या पढ़ाऊं, जो भी कर रहा हूँ, बच्चों के लिए लिखूं या न्यूज़पेपर में लिखूं, कहानियाँ उपन्यास लिखूं, उसमें मेरा अपना चिंतन जो है वो लगातार दिखाई देता है, मेरा अपना झुकाव दिखाई देता है, और मेरा झुकाव फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट में है। आगे फिर वो कहते हैं, एंड देन आई हैव ए सीक्रेट, एंड देन आई हैव ए सीक्रेट, डिड यू नो what will happen if you eliminate the empty spaces from the universe? तुमको मालूम है कि क्या होगा यदि इस पूरे ब्रह्मांड से, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, what will happen if you eliminate, to eliminate करना मतलब हटा देना, समाप्त कर देना, पूर्ण रूप से समाप्त कर देना, जड़ से पूरी तरह हटा देना। इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस, यदि आप सारे खाली स्थान इस ब्रह्मांड से हटा दो तो क्या होगा आपको मालूम है? खाली स्थान का मतलब क्या है? जहां कुछ भी ना हो ऐसे स्थान को हटा दो और सब चीजों को एक दूसरे से जोड़ दो तो खाली स्थान खत्म हो जाएगा। तो खाली स्थान खत्म होगा इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस इन एवरीथिंग, चाहे वो एटम ही क्यों ना हो। यानी जो परमाणु हैं, जो अणु हैं, उनके बीच में भी जो खाली स्थान है उसको भी यदि हटा दो, इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी खाली दिख रहा है उसको भी हटा दो, तो ये जो पूरी ब्रह्मांड है वो मेरी मुट्ठी जितनी बड़ी रहेगी, बस। दैट इज ए सीक्रेट। अम्बर्टो जब फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो कहते हैं, डिड यू नो व्हाट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस फ्रॉम द यूनिवर्स? ब्रह्मांड से यदि तुम सारे खाली स्थान हटा दो, एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस इन ऑल द एटम्स, द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट। फिस्ट मतलब मुट्ठी, मेरी मुट्ठी जितनी बड़ी हो जाएगी पूरी दुनिया, बस। कब? जब मैं सारे खाली स्थान हटा दूं, पूरे ब्रह्मांड से खाली स्थान हटा दूं, तो पूरी दुनिया जो है मुट्ठी जितनी बड़ी रह जाएगी। दिस इज ए सीक्रेट। तो जैसे पूरी ब्रह्मांड से खाली स्थान हटा दोगे और मिट्टी में आ जाएगी पूरी दुनिया, सिमिलरली वी हैव ए लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइफ्स। वी हैव ए लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइफ्स। लाइफ एक वचन है, देखिए, LIFE, लाइफ माने जीवन, एक वचन, और उसका बहुवचन है लाइव्स, LIVES, लाइव्स। लाइव्स मतलब बहुत सारे जीवन। ऐसे ही LIVE, टू लिव माने जीना, जीवन जीना, टू लिव। और लिव्स मतलब, लिव से जो लिव्स बना उसका उच्चारण देखिए, स्पेलिंग वही है LIVES, लेकिन उच्चारण हो गया लिव्स। टू लिव्स मतलब जीता है। ही लिव्स इन सुंदर नगर, वह सुंदर नगर में रहता है। रहना, जीना, जीवन जीना। तो जीवन जीना मतलब टू लिव, उससे बनता है लिव्स। और लाइफ मतलब जीवन, लाइफ से बनता है लाइव्स। उच्चारण बदला, स्पेलिंग वही है। ये अंग्रेजी की कुछ बारीकियां हैं जिसको हमें बार बार पढ़ने से समझ में आ जाएगा। सो सिमिलरली वी हैव एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइव्स। आई कॉल देम इंटरस्टिक्स, आई कॉल देम इंटरस्टाइसेस।
मैं उसे इंटरस्टाइस कहता हूं। से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस। कल्पना करो, देखिए से का मतलब यहां क्या हुआ, से माने कहना, बट अम्बर्टो ये नहीं कह रहे हैं कहो, अम्बर्टो कह रहे हैं से मतलब मान लो। तो से का उपयोग ये देखिए, से आई एम नॉट हैप्पी, मान लो कि मैं खुश नहीं हूँ, और यहाँ पर से का मतलब है से मतलब मान लो यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, तुम मेरे घर आ रहे हो, मान लो कि तुम मेरे घर आ रहे हो। यू आर इन एन एलिवेटर एंड while you are coming up, I am waiting for you. तुम एक एलिवेटर में हो, एलिवेटर करना मतलब लिफ्ट, घरों में ऊपर जाने के लिए जो लिफ्ट होता है उसका दूसरा नाम है एलिवेटर। टू एलिवेट मतलब बढ़ाना, एलिवेट करना मतलब बढ़ाना, यहाँ एलिवेटर मतलब है लिफ्ट। सो मान लो कुछ देर के लिए कि तुम एक लिफ्ट में हो, मेरे घर आना चाह रहे हो, तुम एक लिफ्ट में चढ़ गए, और जब तुम लिफ्ट में आ रहे हो, वाइल यू आर कमिंग अप, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ठीक, दिस इज एन इंटरस्टाइस, ये एक खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, रिक्त जगह है, रिक्तता है इसमें, मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारे आने की। ये जो बीच, ये जो समय है जब मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं, ये खाली स्थान है, एन एम्प्टी स्पेस। तो इंटरस्टाइस मतलब एक खाली स्थान। यू आर कमिंग टू माई हाउस, यू हैव गॉट इनटू ए लिफ्ट, आई एम वेटिंग upstairs in front of my house for you. Before you come, reach, there is some time gap. That is called interstice according to Mr. Umberto. I work in empty space while waiting for you. This is a very important line. ये जो खाली समय है तुम्हारे लिए, जब मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ तो उस समय मैं अपना कुछ काम कर लेता हूँ। I work in empty spaces while waiting for your elevator to come up from the first to third floor. I have already written an article. ये जो खाली स्थान है जिसमें तुम नीचे एलिवेटर में चढ़ते हो और जब तक तुम ऊपर पहुंचो तब तक उतनी देर में जो खाली समय है उसका मैं उपयोग कर लेता हूं, और तो और एक कहानी लिख डालता हूं, मैं एक लेख लिख डालता हूं। I work in empty space while waiting for your elevator to come up from the first to the third floor. I have already written an article. और अम्बर्टो हंसते हुए कहते हैं कि जब तक तुम फर्स्ट से थर्ड फ्लोर आओ खालिस्तान, तब तक तुम्हें एक लेख लिख दिया, और हंस देते हैं, वो मुस्कुरा देते हैं। मुकुंद पद्मनाभन पूछते हैं, नॉट एवरी वन कैन डू दैट, हर कोई नहीं कर सकता ऐसा, हर कोई नहीं कर सकता, नॉट एवरी वन कैन डू दैट। हम लोग तो घंटे घंटे वेस्ट करते रहते हैं, खाली बस वेट कर रहे हैं किसी का, प्रतीक्षा करते रहते हैं, घंटों निकल जाते हैं और उस घंटों में हमने कुछ भी काम नहीं किया। यहाँ तो मिस्टर अम्बर्टो फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर जाने में 2 मिनट लगता है लिफ्ट को, उस समय का भी उपयोग करते हैं अम्बर्टो। दूसरे शब्दों में इस इंटरव्यू में राइटर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं समय की उपयोगिता। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू माय डियर चिल्ड्रन। सो मुकुंद सेज, नॉट एवरीवन कैन डू दिस बाबा। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, योर स्कॉलरली वर्क हैज a certain playful and personal quality about it. मुकुंद सेज, हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। आप जो नॉन फिक्शनल राइटिंग लिखते हैं, कहानी उपन्यासों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सीरियस राइटिंग लिखते हैं, नॉन फिक्शनल, जो विद्वत्ता से भरे हुए जो लेख लिखते हैं,
स्कॉलरली वर्क, मैंने आपको पहले बताया था स्कॉलर माने विद्वान, ही इज ए स्कॉलर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, विद्वान। स्कॉलरली वर्क जो आप करते हैं, जो नॉन फिक्शनल वर्क जो आप लिखते हैं, इट हैज़ ए सर्टन प्लेफुल, उसमें कुछ विनोदपूर्ण और व्यक्तिगत गुण कुछ हैं उसमें, मतलब आपकी छाया उसमें दिखाई देती है। आपका विनोद, आपका मजाकिया शैली, आपका चीज़ों को हल्का लेने की जो शैली है, और आपके जो अपने गुण हैं वो आपके इन लेखों में दिखाई देते हैं। कहते हैं ना, राइटिंग्स आर द इमेजेस ऑफ मैन, मिरर ऑफ मैन। कोई कुछ लिखता है तो उस लेखनी के माध्यम से आप लेखक के बारे में समझ सकते हो। इट इज़ द मिरर, दर्पण है। लेखनी दर्पण होती है किसी काल की, किसी व्यक्ति की। ऐसे यहाँ भी है। सो मिस्टर मुकुंद सेज कि हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। नॉट एवरीवन कैन डू लाइक दिस, दैट filling up the time space by doing some work. Your non-fictional articles, your scholarly work has some playful, has some personal quality about it. कुछ उसमें विनोद है, मजाक है, हल्की फुल्का मजाक दिखता है आपके लेखों में।